हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि हम लोगों ने पिछले इतिहासों में पढ़ते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता के बारे में जाना और वैदिक सभ्यता के बाद हमने 16 महाजनपदों के उदय के बारे में पढ़ा और उसी 16 महाजनपदों के उदय में एक मगध पड़ता है जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली था। आज उसी के विषय में हमें आगे पढ़ना है कि जो मगध है उसका उत्कर्ष कैसे हुआ, उसका उदय कैसे हुआ जो सर्वाधिक शक्तिशाली था। आज उसी के विषय में देखेंगे हम। तो देखेंगे आज मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब उदय। ठीक, उदय कैसे हुआ सारी चीजें अभी देख लेंगे। आज हो गया 10 सितंबर। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य के उत्कर्ष में देखेंगे तो पहले परिचय। मगध का परिचय। मगध का परिचय। जो मगध है इसका पहले परिचय जानेंगे। तो मगध की जो राजधानी थी पहले गिरिब्रज थी। कहाँ थी? गिरिब्रज। गिरिब्रज बिहार में पड़ता है। गिरिब्रज के बाद हो गई राजगिरी। और हमने बताया था इस महाजनपद को जब पढ़ रहे थे तो राजगिरी जो है 5 पहाड़ियों से क्या हुई थी? घिरी हुई थी। यही राजगिरी आगे चल करके फिर पाटलिपुत्र बन जाती है। क्या? पाटलिपुत्र। और इसी पाटलिपुत्र का नाम शेरशाह सूरी ने चेंज करके क्या कर दिया था? पटना कर दिया था। और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना जो किया था उदयन ने किया था। अभी आगे इसी मगध में हम उसको पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र, पटना, पाटलिपुत्र आगे चल करके पटना बना। ठीक, मगध का परिचय। इसकी राजधानी का हम लोगों ने क्रम देखा। क्या देखा? राजधानी को देखा। राजधानी। यह एक सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। अपने समय का बहुत शक्तिशाली महाजनपद था। हमने पिछले समय में भी बता दिया। जहां पर जो युद्ध लड़े गए थे, किससे लड़े गए थे? हाथियों से युद्ध लड़े गए थे। आगे देखेंगे इसकी स्थिति। इसकी स्थिति क्या थी? स्थिति, इसकी जो स्थिति थी ये थी दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार कहाँ थी स्थिति? दक्षिणी बिहार थी। और जो दक्षिणी बिहार पड़ता है कहाँ पड़ता है? ये गया और प्लस पटना दोनों जिला को मिलाकर पड़ता है। ठीक, कहाँ? गया और पटना दोनों जिला को मिलाकर के वर्तमान समय में जो मिलता है ये क्या है? दक्षिणी बिहार है। आगे देखेंगे भगवान बुद्ध के समय, बुद्ध के पूर्व, भगवान बुद्ध के पूर्व जरासंध पूर्व बृहद्रथ एवं जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। ठीक, भगवान बुद्ध के पूर्व यानी जब भगवान बुद्ध का समय नहीं था उसके पहले बृहद्रथ और जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा हुआ करते थे। कहाँ के? मगध के। ठीक, मगध राज्य की राजधानी गिरिब्रज राजगिरी से लेकर के पाटलिपुत्र तक। आगे देखेंगे हम इसमें भौगोलिक स्थिति इनकी क्या रही है। ठीक, भौगोलिक स्थिति के विषय में देखेंगे। मगध जो साम्राज्य है इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी इसको देखेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। भौगोलिक स्थिति हेडिंग रहेगी भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, जो भौगोलिक स्थिति है चित्र बनाएंगे। ऊपर में कौन सी नदी? गंगा नदी।
उत्तर में क्या थी इसके, गंगा नदी थी। ठीक, इसके बाद पश्चिम में सोन नदी, ये वाला क्षेत्र सोन नदी का, उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में चंपा नगरी, भागलपुर अंग के महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, चंपा, भागलपुर मुंगेर इसका क्षेत्र था, चंपा नगरी। ठीक, चंपा नगरी। नीचे लिखेंगे विंध्य पर्वत तक। इतना विस्तार था इसका, किसका, मगध साम्राज्य का। यहाँ पर लिख लेंगे दिशा, ए उत्तर है और ए दक्षिण है और ए पश्चिम और ये पूर्व। ठीक, और बीच में क्या बसा हुआ था, बीच में क्या था, मगध था। इसकी स्थिति ये थी, बीच में क्या था, मगध था, मगध बीच में मगध था। आगे देखेंगे भौगोलिक स्थिति के बाद, यह घने जंगलों के जो पहाड़ियों का क्षेत्र था, इसीलिए यहाँ पर विस्तृत, यहाँ पर विस्तृत उपजाऊ, नदियों के बीच का क्षेत्र था, उपजाऊ मैदान पाए गए थे। ठीक, उस समय के थे। आगे देखेंगे कृषि में लोहे तथा नवीन तकनीकी का प्रयोग, वन क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता खनिज संसाधनों की उपलब्धता खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार की अनुकूल दशा, व्यापार की कैसी अनुकूल दशा, तथा प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मगध के उत्कर्ष में, आगे लिख लीजिएगा, मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिएगा इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी, यहाँ पर विस्तृत उपजाऊ मैदान पाए गए, क्योंकि नदियों के बीच का क्षेत्र था। ऊपर देख रहे हैं गंगा नदी है, फिर सोन नदी है, फिर नीचे विंध्य पर्वत है, इधर के क्षेत्रों में। फिर कृषि में जब लोहे का प्रयोग हुआ, नवीन तकनीकी का प्रयोग हुआ इसमें, और जब प्रयोग हुआ तो यहाँ पर फिर वन क्षेत्र थे, हाथियों की उपलब्धता सर्वाधिक थी, इसीलिए युद्ध में हाथियां सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग की गई थी। फिर खनिज संसाधनों की उपलब्धता थी, पहाड़ियां थी, तो व्यापार की अनुकूल दशा थी। जब भाई खनिज लोहा निकल ही रहा है, हर चीज कृषि हो रही है, तो व्यापार तो होना है। तथा प्राकृतिक सुरक्षा जो थी, ने मगध के जो उत्कर्ष है, इसका उदय है, इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये सारी चीजें। ठीक,
तो प्राकृतिक सुरक्षा कैसी थी, क्योंकि ये 5 पहाड़ियों से राजगृह घिरा हुआ था। ठीक, आगे देखेंगे हम इसमें। कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएंगे। आगे देखेंगे, यह सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक, जिसने अपने में जीत कर मिला लिया था। किन किन महाजनपदों को जीत कर मिला लिया था देखेंगे इसमें। कौशलवत्स, इसके बाद कौशलवत्स और अवंती को, वत्स को, कौशल को जीत करके क्या किया लिया था, मिला लिया था। और जब मिला लिया था तो आगे देखेंगे पूरे उत्तर भारत में इसका अखंड विस्तार हो चुका था। अखंड विस्तार हो चुका था। और जब पूरे उत्तर भारत में इसका अखंड विस्तार जब खंडित होने वाला ही नहीं था, क्योंकि देख रहे कौशल श्रावस्ती है फैजाबाद वाला क्षेत्र, वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद, उधर इलाहाबाद तक के क्षेत्रों तक, अवंती उज्जैन है मालवा यानी मध्य प्रदेश तक की मालवा तक, उज्जैन तक के क्षेत्र को कब्जा कर चुका था, यानी उत्तर भारत में विस्तृत हो चुका था। और जब हो गया था तो इसी से क्या होता है लिखेंगे, भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू हुआ। जो यह एक नया युग शुरू हुआ उसी को क्या कहा जाता है, नया युग शुरू हुआ, जिसे कहा जाता है क्या, मगध राज्य का उत्कर्ष। एक नया युग शुरू हुआ भारतीय इतिहास में। जब ये जीत कर मिला लिया, अखंड विस्तार हो गया, तो भारतीय इतिहास में एक नया युग शुरू हुआ, जिसे कहा जाता है क्या, मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष यानी उदय। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अगर होगी तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। आगे देखेंगे मगध राज्य के प्रमुख वंश, हेडिंग डाल करके, मगध राज्य के प्रमुख वंश। मगध राज्य के प्रमुख वंशों के बारे में हम देखेंगे। पहला इसमें जो देखेंगे हर्यक वंश आएगा। पहला हर्यक वंश, पहला जो आएगा वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो समय चला है ये देखेंगे तो 544 बीसी का मतलब ईसा पूर्व, हमने बहुत पहले से बताते हुए आ रहे हैं, 412 बीसी तक बैक डेट में चलता है ये बीसी ईसा पूर्व। ठीक, इसको तो शुरू में ही बताया गया था। तो ये हर्यक वंश हो गया। आगे अब हम देखेंगे इसके संस्थापक कौन थे, कैसे क्या हुआ,
इसमें देखेंगे हर्यक वंश का संस्थापक, इस वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? संस्थापक, ठीक, संस्थापक। तो जो हर्यक वंश है इसका संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है संस्थापक में बिंबिसार। कौन? बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक। राजधानी, इस वंश की जो राजधानी हुआ करती थी कहाँ थी? तो देखेंगे कहाँ थी? गिरिब्रज, गिरिब्रज या राजगिरी, राजगिरी। फिर बाद में यही चल करके क्या हो गई? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का मतलब क्या होता है? पाटलिपुत्र का मतलब होता है बनिए का पुत्र, ठीक। पाटलिपुत्र का मतलब होता है बनिए का पुत्र। किस चीज का? बनिए का पुत्र, ठीक। और इसी पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया और इसी को आगे चल करके शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? पटना कर दिया, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। तो हम अब अगले वंश के बारे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। हर्यक वंश में अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, कौन से शासक हुए, कैसे क्या हुआ, इन सारी चीजों के बारे में। मगध राज्य का उत्कर्ष, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हर्यक वंश, ठीक। मगध राज्य का उत्कर्ष। उसके पहले हम इसको देखेंगे। मगध राज्य के उत्कर्ष को हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे, इसको दो भागों में बांट करके हम पढ़ेंगे। पहला है पूर्व मौर्य काल, पूर्व मौर्य काल, क्या? पूर्व मौर्य काल, पूर्व मौर्य काल। दूसरा है मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। अब पूर्व मौर्य काल में जो वंश आते हैं इनके बारे में देखेंगे हम। इसमें जो पहला वंश आता है वो है हर्यक वंश, हर्यक वंश। और याद रखिएगा इधर से वंशों की राजधानी, महानतम प्रतापी शासक, और ये जो वंश चला कहाँ चला, किस क्षेत्र में चला, ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। वंश का संस्थापक पूछ लिया जाता है एग्जामों में, वनडे एग्जाम में तो इनका मिलान करने के लिए भी आता है एसएससी जैसे परीक्षाओं में। आगे देखेंगे दूसरा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। तीसरा देखेंगे नंदवंश, 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 ठीक। तीन हुए नंदवंश। अब इसमें कुछ विदेशी आक्रमण हुए, इधर जो विदेशी आक्रमण हुआ उसको लिख लेंगे, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। जो विदेशी आक्रमण हुआ उसके बारे में लिखेंगे। विदेशी आक्रमण में, विदेशी आक्रमण में पहला जो हुआ वो हुआ ईरानी आक्रमण, ईरानी आक्रमण। कौन सा आक्रमण? ईरानी आक्रमण। ये पहला आक्रमण था, कौन सा? ईरानी आक्रमण। जो दूसरा आक्रमण हुआ इसमें यूनानी आक्रमण हुआ, यूनानी आक्रमण। कौन सा आक्रमण? यूनानी आक्रमण। ये दो आक्रमण हुए किधर? पूर्व मौर्य काल में, ठीक। आगे मौर्योत्तर काल में देखेंगे, इसमें जो पहला वंश आएगा ये आएगा शुंग वंश। कौन सा वंश? ये शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश, ठीक। जो दूसरा वंश आएगा शुंग वंश के बाद वो आएगा कण्व वंश, जिसका संस्थापक वासुदेव था। कौन? वासुदेव, श्री कृष्ण वाला वासुदेव नहीं। फिर तीसरा देखेंगे आंध्र या सांतवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। ये उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम किए थे वंश, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये क्या था? सेतु था उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला। और एक ऐसा वंश जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा स्टार्ट इन्होंने ही की थी। ये समाज मातृसत्तात्मक था। देखेंगे विदेशी आक्रमण इस क्षेत्र में जो हुआ, इस काल में जो विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। इसके समय में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनको देखेंगे। इसमें हुआ हिंदी यूनानी, पहला हिंदी यूनानी,
हिंद यूनानी आक्रमण। फिर दूसरा शकों का आक्रमण। फिर तीसरा लिखेंगे पहलव। फिर कुषाण। कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कनिष्क हुआ। संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। महानतम शासक कनिष्क के बारे में पूछा जाता है, जिन्होंने शक संवत दिया, जिसपे आज भी भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा चल रहा। ठीक, तो हमने देखा मगध राज्य का जो उत्कर्ष है। ठीक, इसमें मौर्य साम्राज्य का जो समय चला लगभग 323 से लेकर के चल करके कहाँ तक 185 बीसी तक चला। और जब 185 बीसी तक चला तो इसको दो भागों में बांटकर हम पूर्व मौर्य काल और मरणोत्तर काल के बारे में पढ़ते हैं। पूर्व मौर्य काल में हमने देखा हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में और नंद वंश के बारे में। इन तीनों वंशों का जब कार्यकाल चल रहा था पूर्व मौर्य काल में, तो विदेशी आक्रमण दो हुए। ईरानी आक्रमण, इसी को बोलते हैं पार्सियन आक्रमण। फिर दूसरा जो हुआ ये यूनानी आक्रमण हुआ। मौर्योत्तर काल में 3 वंश चले, शुंग वंश, कण्व वंश और आंध्र वंश, सातवाहन वंश। इसके समय में जो विदेशी आक्रमण हुए वो था हिंद यूनानी था, शक था, पहलव था, कुषाण था। ठीक, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे। आगे की तरफ हम बढ़ करके देखेंगे पहले वंश के बारे में, हर्यक वंश। पूर्व मौर्य काल में हर्यक वंश के बारे में देखेंगे। इसको थोड़ा सा जानना जरूरी इसलिए हो जाता है कि बड़ी परीक्षाओं में, जैसे समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं में, ये जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से काल के दौरान विदेशी आक्रमण कैसे कैसे क्या हुआ। तो इसमें देखेंगे पहला हर्यक वंश। कौन? हर्यक वंश। हर्यक वंश कौन सा वंश? हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश के बारे में देखेंगे हम इसमें। और जो हर्यक वंश का समय चला, ये चला था 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। ठीक, फिर इसमें जो पहला इसका संस्थापक था बिंबिसार। संस्थापक बिंबिसार। और बिंबिसार जो शासन किया, ये 544 से लेकर 544 बीसी से लेकर जो शासन किया था 492 बीसी तक किया। कहाँ तक? 492 बीसी तक। ठीक, 492 बीसी तक शासन किया था, 544 बीसी से लेकर। कौन? बिंबिसार। अब इसके विषय में हम देखेंगे जो बिंबिसार है क्या है। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। स्टार बनाकर लिखते जाएंगे। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। कैसा था? सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक, आगे लिखेंगे स्टार बनाकर। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी यही माना जाता है। मगध साम्राज्य का भी वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे, यह मात्र 15 वर्षों में शासक बना। 15 वर्षों में शासक बना और 52 वर्षों तक
शासन किया, 52 वर्षों तक शासन किया, 52 वर्षों तक शासन किया। जो बिंबिसार था, ठीक, यह 15 वर्षों में, कितने में, 15 वर्षों में शासक बना था और 52 वर्षों तक मगध की राजगद्दी पर बैठ करके क्या किया था, शासन किया था। आगे लिखेंगे, मगध इसी के समय में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था, विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था, स्थान प्राप्त किया था। जो मगध था इसी के समय में क्या किया था, विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था। कैसे किया था अभी आगे हम देखेंगे सारी चीजें, तो मिटाएं सब। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे हमको, ठीक। कहाँ, कमेंट सेक्शन में। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी होने पर आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। आगे देखेंगे, जैन साहित्य में इसका नाम कुड़िक मिलता है। क्या, कुड़िक, इसको नोट कर लेंगे, कुड़िक मिलता है। जैन साहित्य में इसका नाम क्या मिलता है, कुड़िक मिलता है। आगे देखेंगे, विवाह, और ये जो है राजनीतिक स्थिति में विवाह करके, ठीक, विवाह करके ये अपना पूरा राजनीतिक विस्तार किया। 3 विवाह किया था। प्रथम विवाह, ये जो प्रथम विवाह किया था इसके में देखेंगे, प्रथम विवाह महाकोशला से किया था, महाकोशला देवी, ठीक। ये जो महाकोशला देवी थी, नीचे लिखेंगे कौशल राज की पुत्री एवं राजा प्रसेनजीत की बहन, कौशल राज की पुत्री थी एवं राजा प्रसेनजीत की क्या थी, की बहन थी। और राजा प्रसेनजीत वहाँ कौशल जो देश है, कौशल श्रावस्ती है, फैजाबाद वाले क्षेत्र में कौशल जो पड़ता है, इसकी जो राजधानी रामायण कालीन में अयोध्या थी, उस तरह से बुद्ध काल में इसको देखा जाए तो श्रावस्ती थी। राजा प्रसेन कौशल की पुत्री थी और राजा प्रसेनजीत की बहन थी। और जब इन्होंने शादी किया तो दहेज में पूरे काशी प्रांत को ही दे दिया। जो महाजनपद था दहेज में काशी को दे दिया, दान में काशी को दे दिया। कौन दे दिया, राजा प्रसेनजीत। किसको दे दिए, विवाह में बिंबिसार को इन्होंने दहेज में दे दिया। किसको, पूरे काशी को दहेज में दे दिया। और उस समय में तत्कालीन समय में यहाँ की जो आय हुआ करती थी, तत्कालीन आय यानी यहाँ से जो राजस्व निकलता था, कहाँ से, काशी से, वो तत्कालीन आय 1 लाख प्रति वर्ष। उस समय के लिए 1 लाख बहुत बड़ी चीज थी। ईसा पूर्व में 1 लाख बहुत बड़ी चीज होती है उस समय के लिए। तो काशी में इन्होंने दहेज में दे दिया। आगे दूसरा विवाह की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरा विवाह देखेंगे अब। ये प्रथम विवाह हुआ, आगे दूसरा। अभी यही जो राजा प्रसेनजीत के बारे में हम पढ़े, आगे चलकर के इसी का पुत्र अपने मामा से इसी से विरोध करे। दूसरा विवाह, प्रथम विवाह हम लोगों ने देखा, अब दूसरा विवाह देख रहे हैं। 3 विवाह किया था, दूसरा विवाह देखिएगा।
जो ये दूसरा विवाह किया इन्होंने वो किया था लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया था। किसके साथ? क्षेमा। ये लिच्छवी की राजकुमारी क्षेमा थी, इनके साथ इन्होंने विवाह किया था। किसके साथ? सॉरी, लिच्छवी की राजकुमारी चेलना है, तो क्षेमा अभी तीसरी है। यहाँ लिख लीजिएगा चेलना या छलना, कहीं कहीं देता है चेलना या चेलना। ठीक, इनसे विवाह किया और इसी से अजातशत्रु का जन्म हुआ, इसके पुत्र का। इसके पुत्र अजातशत्रु का जन्म हुआ। अजातशत्रु किसका था? लिख लेंगे सन ऑफ बिंबिसार। सन ऑफ बिंबिसार। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब होता है जिनका कोई जन्म से शत्रु न हो। अमित्र घात का मतलब होता है कि क्या हो? शत्रु विनाशक। अमित्र घात का मतलब शत्रु विनाशक, और अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका जन्म से कोई शत्रु नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि भारत का वो कौन सा राष्ट्रपति था जिसे अजातशत्रु कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जिनका जन्म से कोई शत्रु नहीं रहा है। और प्रधानमंत्रियों में लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक, लेकिन उनका तो शत्रु निकल गया ना ताशकंद में, जब उन्होंने जहर दे दिया पाकिस्तान के कुछ लोगों ने। तो आगे देखिएगा तीसरा विवाह, इसको मिटाएंगे, तीसरा विवाह देखेंगे। यही अजातशत्रु राजा प्रसेनजीत, जो ऊपर हमने देखा अपनी दूसरी माँ के भाई से क्या करेगा, अभी आगे चल करके युद्ध करेगा। ठीक, तीसरा विवाह देखेंगे। तीसरा जो विवाह किया था ये क्षेमा से किया था। क्षेमा, ये जो है क्षेमा पंजाब के मद्रकुल की राजकुमारी थी। उस समय का ये क्षेत्र जो पड़ता था, ये था क्षेत्र, जिस क्षेत्र की राजकुमारी आती थी वो था कुरु, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ किसका नाम? दिल्ली वाला क्षेत्र। ठीक, तो ये 3 लोगों से विवाह किया, और विवाह करने के बाद आगे लिखेंगे इसमें बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली या हासिल किया, प्रतिष्ठा मिली, और मगध को पश्चिम एवं उत्तर की ओर विस्तृत करने का, आगे लिखेंगे की ओर विस्तृत करने का, की ओर विस्तृत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ, प्रशस्त हुआ।
का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक। तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध से बड़ी राजनीति का मतलब प्रतिष्ठा का, राजनीतिक प्रतिष्ठा, जैसे आजकल के समय में देखे होंगे विवाह कर लेते हैं लोग तो बड़े घराना में या बड़े व्यक्ति से या बदमाश से या किसी पैसे वाले से कर लेते हैं, तो अपने आप को पूरा मालामाल समझते हैं कि हम सब कुछ हम ही हैं। ठीक, कॉलर टाइप करके हमेशा कहेंगे सजनी कनुआ हम ही राजकुमार। तो वो तो उस समय के महाराजा की पुत्रियों से, बहनों से शादी कर रहा था। कौन? बिंबिसार। तो उसे राजा का सहयोग मिल रहा था और कई क्षेत्र दान में मिल रहे थे, दहेज में फ्री में मिल रहे थे। तो उसका साम्राज्य का, मगध का पश्चिम एवं उत्तर की तरफ विस्तार भी बढ़ा और राजनीतिक प्रतिष्ठा भी मिली। ठीक, आगे देखेंगे इसमें अंग 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 को जीतकर, जो अंग महाजनपद था, अंग चंपा इसकी राजधानी थी, भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र, को जीतकर मगध में मिला लिया, को जीतकर मगध में मिला लिया, को जीतकर मगध में मिला लिया। किसको? अंग को जीतकर मगध में मिला लिया। और जब मिला लिया तो हुआ क्या, अब इसको देखा जाए। अंग को जीतकर मगध में मिला लिया और उस समय का तत्कालीन शासक, यहाँ का तत्कालीन जो शासक हुआ करता था वो था ब्रह्मदत्त, जो कि वाराणसी का भी राजा था। ब्रह्मदत्त। कौन? ब्रह्मदत्त। ठीक, मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का शासक बना दिया, यहाँ का शासक बना दिया, यहाँ का शासक बना दिया। ठीक, यहाँ का क्या किया? शासक बना दिया। आगे लिखेंगे बिंबिसार ने अवंती के राजा चंडप्रदोत ठीक, चंडप्रदोत से मित्रता कर ली, मित्रता कर ली और उसके इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जीवक को भेजा, अवंती भेजा था। माना जाता है ऐसा कि जो अवंती का राजा था चंडप्रदोत, ये पीलिया रोग से ग्रसित हो गया था, इसको पीलिया की बीमारी हो गई थी, पीलिया, और वो ठीक नहीं हो रही थी। तो उन्होंने उससे जब दोस्ती किया तो इसके इलाज के लिए अपने राजवैद्य, जो इसके बिंबिसार का दरबार का वैद्य था, उसको जीवक, उसको भेजा था उसकी सहायता करने के लिए, उसको इलाज करने के लिए। आगे देखेंगे, आगे 492 ईसा पूर्व में इसके पुत्र अजातशत्रु ने
इसकी हत्या कर दिया, ने इसकी हत्या कर दिया, इसकी हत्या कर दिया, इसकी हत्या कर दी। अजातशत्रु ने इसकी क्या कर दिया, हत्या कर दिया, और हत्या कर दिया और अपने अपने राजगद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर बैठा। ठीक, जब ये अपने बाप की ही 492 ईस्वी में हत्या कर दिया और लगभग 52 वर्षों तक शासन किया, कौन, बिंबिसार, अपने बाप की हत्या कर दिया। इसीलिए इस वंश का, हर एक वंश का एक नाम और मिलता है, क्या मिलता है, पितृहंता वंश। पितृहंता वंश, क्या चीज, पितृहंता वंश, पितृहंता वंश, क्या मिलता है, पितृहंता वंश मिलता है, पितृहंता वंश, यानी पिता की हत्या कर करके राजगद्दी पर बैठेंगे। अभी इसका आगे अजातशत्रु का पुत्र आएगा, वो इसकी हत्या कर देगा। ठीक, तो ये वंश में बिंबिसार को हमने देखा, ये जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था, और अगल 3 विवाह किया, अगल बगल वाले देशों के जो महाजनपद हुआ करते थे, प्रदेशों के, वहां के जीता, अंग को जीता और लोगों को जीत करके अपने में मिलाया, शक्तिशाली बना, और इसके बेटे ने इसकी हत्या कर दी और ये खत्म हो गया। आगे देखेंगे अगले इसके बेटे का शासनकाल अजातशत्रु का, और पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठने के कारण ही क्या कहा जाता है, इसको पितृहंता वंश, क्या, पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। आगे दूसरा इसके बेटे के शासनकाल को देखेंगे हम, अजातशत्रु। अजातशत्रु दूसरा जो शासक होगा वो होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु का मतलब ही हमने बताया अभी है, जिसका जन्म से कोई शत्रु ना हो। इसका जो समय चला ये 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक चला, 460 बीसी तक चला, तब तक 460 बीसी तक चला। ठीक, अजातशत्रु का इधर लिख लेंगे सन ऑफ बिंबिसार, किसका लड़का था, बिंबिसार का, बिंबिसार, सन ऑफ बिंबिसार। अब इसके बारे में देखेंगे, सन ऑफ बिंबिसार, इसका नाम, इस